नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, ये बात तो राजनीति में हमेशा से कही जाती रही है। ये भी सच है कि यूपी की राजनीतिक हलचल का प्रभाव केंद्र की राजनीति पर पड़ता है। इसीलिए जब यूपी में विधानसभा चुनाव का वक्त आता है तो सारे देश का ध्यान यूपी की ओर हो जाता है। लेकिन क्या यूपी में उठाए गए मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर भी असर डालते हैं? क्या इस वक्त यूपी में जिन मुद्दों को कांग्रेस उठा रही है, अगर वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे बन जाएं, तो क्या देश की राजनीतिक तस्वीर बदल जाएगी? ये सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि प्रियंका गांधी ने यूपी के पुराने राजनीतिक पाठ्यक्रम में यानी सिलेबस में नए अध्याय जोड़ दिए हैं। 2021 से पहले यूपी की राजनीति में हमेशा सोशल इंजीनियरिंग की चर्चा होती थी। जो दल जाति के समीकरण को जितना ज्यादा संभाल लेगा, जो पार्टी धर्म के गणित को समझ जाएगी, उसका वोट बैंक मजबूत हो जाएगा। यही सब यूपी की पॉलिटिक्स में चलता था। इसमें औपचारिकता के लिए यानी फॉर्मेलिटी के लिए विकास, रोजगार, खेती किसानी की बात हो जाती थी। महिलाओं को भी घोषणा पत्र में हिस्सा मिलता था, लेकिन उसका दायरा सुरक्षा और थोड़ी बहुत शिक्षा तक सीमित रहता था। मगर प्रियंका गांधी ने राजनीति में स्त्री सशक्तिकरण का नया अध्याय जोड़ दिया है, यूपी की राजनीति में जोड़ा है। महिलाओं को 40% टिकट और लड़की हूं लड़ सकती हूं जैसे नारे के बाद अब प्रियंका गांधी ने सोमवार को एक नई घोषणा की है। सोमवार को झलकारी बाई की जयंती पर प्रियंका ने ट्वीट किया, वीरांगना झलकारी बाई जी को नमन। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर झलकारी बाई जी जैसी वीरांगनाओं के नाम पर लड़कियों के लिए हर जिले में दक्षता विद्यालय खोले जाएंगे। प्रियंका ने बताया कि दक्षता विद्यालय में लड़कियों को कौशल विकास के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। उन्होंने इस ट्वीट को लड़की हूं लड़ सकती हूं हैशटैग के साथ जोड़ा है। आप जानते ही हैं कि झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की सेना में थी और उनकी ही तरह बहादुर थीं। 22 नवंबर 1830 को पैदा हुई झलकारी बाई 1857 के स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों से लड़ते हुए 4 अप्रैल 1857 को शहीद हुई थी। इस संग्राम में जब अंग्रेजों ने झांसी की घेराबंदी की तो रानी लक्ष्मीबाई की जगह झलकारी बाई आगे आ गईं और अंग्रेजों को इस भुलावे में रखा कि वो रानी लक्ष्मीबाई से लड़ रहे हैं। झलकारी बाई इधर मोर्चा संभाले रहीं ताकि रानी लक्ष्मीबाई को किले से सुरक्षित रूप से बाहर निकलने का मौका मिल जाए। इस तरह अंग्रेजों से बहादुरी से लड़ते हुए झलकारी बाई शहीद हुईं। प्रियंका गांधी ने इन्हीं वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर अब यूपी के हर जिले में दक्षता विद्यालय खोलने का ऐलान किया है, जो नारी शक्ति के साथ साथ पिछड़े माने जाने वाले समुदायों के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान का प्रतीक भी हैं। इस तरह प्रियंका गांधी यूपी चुनाव में राष्ट्रवाद के एक नए रूप से भी जनता को रूबरू करा रही हैं। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शुक्रवार को रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के मौके पर झांसी पहुंचे थे और मोदी जी ने यूपी फतह करने के लिए राष्ट्रवाद की बिसात बुंदेलखंड में बिछाई थी। अपने भाषण में पीएम मोदी ने बुंदेलखंड के शौर्य, संस्कृति, महानायकों, चंदेलों और बुंदेलों की बात की थी। रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हुए उन्होंने आल्हा उदल की बात भी की थी और मेजर ध्यानचंद को भी याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा था कि अवंतीबाई, ऊदा देवी, वीरांगना झलकारी बाई, सरदार पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के जैसे एक साथ आकर देश की एकता, अखंडता, सबकी एकता के लिए संकल्प लेना होगा। चुनावों से पहले आजादी का अमृत महोत्सव और अमृत महोत्सव के बहाने स्वतंत्रता के नायकों को याद कर अपना अधिकार उन पर जताना, ये बीजेपी की राजनीति है और काफी हद तक राजनीतिक मजबूरी भी। क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव भले ही बीजेपी मना रही है, लेकिन ये बात इतिहास में दर्ज है कि आजादी की लड़ाई में संघ का कोई योगदान नहीं था। जो काम बीजेपी के राजनीतिक पुरखों ने नहीं किया, उसकी भरपाई राष्ट्रवाद की भावनाओं को उठाकर बीजेपी करना चाहती है। और जब चुनाव आते हैं तब तो बीजेपी का राष्ट्रवाद और उग्र हो जाता है। हमने देखा है कि कैसे 2019 के चुनाव के पहले सर्जिकल स्ट्राइक को बीजेपी ने अपने पक्ष में भुनाया था। अभी भी पाकिस्तान तालिबान की बातें इसी राष्ट्रवाद की राजनीति का हिस्सा हैं। बीजेपी की यह राजनीति किसी से छिपी नहीं है, लेकिन अब कांग्रेस के भीतर बैठे कुछ असंतोषी जीव इसी राजनीति के बूते कांग्रेस का नुकसान करने में लगे हैं, जिससे आखिरकार बीजेपी को फायदा हो सकता है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी आने वाली किताब 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स में सवाल उठाते हुए लिखा है कि 26/11 के हमले के वक्त देश को त्वरित और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी।
उन्होंने लिखा है, एक वक्त आता है जब कार्रवाई शब्दों से ज्यादा बोलती है। 26/11 वह समय था जब कार्रवाई होनी चाहिए थी। अपनी किताब में मनीष तिवारी ने मुंबई हमले की तुलना अमेरिका के 9/11 से करते हुए कहा कि भारत को उस समय अमेरिका की तरह ही जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। अपनी इस किताब के बारे में मनीष तिवारी ने कहा, यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मेरी चौथी किताब जल्द ही बाजार में आएगी। यह किताब पिछले 2 दशकों में भारत द्वारा सामना की गई प्रत्येक प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती का वस्तुपरक रूप से वर्णन करती है। मनीष तिवारी को यह पूरा हक है कि वो चाहे जिस विषय पर किताब लिखें, लेकिन जब भारत की प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती को वो अपनी किताब का विषय बनाते हैं तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सुरक्षा का विषय ही उन्होंने क्यों चुना। पेशे से वकील मनीष तिवारी यूपीए सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री थे। उनकी किताब का विषय कानून से लेकर मीडिया तक कुछ भी हो सकता था, मगर उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय चुना। और जब विधानसभा चुनाव सामने हैं तो अपने कदम जमाने के लिए जूझती कांग्रेस के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। अपनी ही सरकार यानी कांग्रेस पर सवाल उठाकर मनीष तिवारी ने सीधे सीधे बीजेपी को कांग्रेस पर हमला बोलने का एक नया मौका दे दिया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मनीष तिवारी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कांग्रेस कभी इस बात को नहीं स्वीकारेगी, भारत के लोग कभी नहीं भूलेंगे कि कैसे कांग्रेस की निष्क्रियता ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। दूसरी तरफ मोदी सरकार है जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक की खुली छूट दी और पाकिस्तान में घुसकर दुश्मनों को मारा गया। ये दोनों सरकारों में फर्क है। इस बयान के बाद ये बात दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ हो जाती है कि मनीष तिवारी का ये बयान बीजेपी की मदद के लिए है। बीजेपी को एक बार फिर चुनाव से पहले सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा उठाने का मौका मिल गया है। वैसे मनीष तिवारी की किताब जब सामने आएगी तो ये देखना दिलचस्प होगा कि 2 दशकों में उन्होंने किस तरह देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की विवेचना की है। उन्होंने उरी, पठानकोट, पुलवामा, डोकलाम जैसे मुद्दों पर क्या लिखा है। मोदी सरकार के 7 साल में देश की सुरक्षा पर मनीष तिवारी के क्या विचार हैं, ये जानना भी रोचक होगा। वैसे मनीष तिवारी ने पहले भी कांग्रेस को घेरने का काम किया है। अभी कांग्रेस में हिंदुत्व के मुद्दे पर सलमान खुर्शीद और उनके बाद राहुल गांधी के बयान आए तो मनीष तिवारी ने इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए और ट्वीट किया, मैं कांग्रेस में हिंदुत्व की इस बहस से स्पष्ट रूप से भ्रमित हूं। अगर मैं अपनी राजनीति को हिंदू धर्म या हिंदुत्व पर आधारित करना चाहता हूं तो मुझे हिंदू महासभा में होना चाहिए। अगर मैं इसे इस्लामवाद पर आधारित करना चाहता हूं तो मुझे जमात इस्लामी में होना चाहिए। मुझे कांग्रेस में क्यों होना चाहिए। इसी तरह नवजोत सिंह सिद्धू ने पाक पीएम इमरान खान को बड़ा भाई बताया तो मनीष तिवारी ने कहा था, इमरान खान किसी के भाई हो सकते हैं लेकिन भारत के लिए वो उस तंत्र का हिस्सा हैं जो पंजाब में हथियार और नशीले पदार्थों को भेजता है, जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भेजता है। क्या हम इतनी जल्दी पुंछ में अपने जवानों की शहादत को भूल गए हैं। अगर मनीष तिवारी को कांग्रेस नेताओं द्वारा रखे जा रहे विचारों से दिक्कत है तो वे पार्टी फोरम पर इसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन इसकी जगह उन्होंने सार्वजनिक तौर पर आलोचना को चुना जो सीधे सीधे बीजेपी के फायदे में दिखता है। चुनाव तक इस तरह के कई बयान सामने आएंगे जिनसे विवाद पैदा हो सकता है। बीजेपी के लिए ये विवाद वोट की उपजाऊ जमीन तैयार करते हैं, मगर क्या इस बार भी ऐसा होगा? क्या राष्ट्रवाद के नाम पर की जा रही राजनीति को जनता चुनेगी या फिर प्रियंका गांधी की सकारात्मक, प्रगतिशील और लड़कियों को नई उड़ान देने वाली राजनीति पर जनता की मुहर लगेगी? ये देखना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।